वक्तव्य हम सब सुन रहे थे। सुखी गृहस्थ के उपाय क्या है, अपने गृहस्थ को किस प्रकार से हम अच्छा करें। आइए, हमारे बीच में आचार्य जी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से सम्मानित करें और ओम के दुपट्टे से सम्मान के लिए आदरणीय हमारे लक्ष्मी नारायण जी आएंगे और सम्मानित करेंगे। एक बार करतल ध्वनि के साथ, जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। आचार्य जी को जाना भी है और हम सब लाभान्वित होंगे। आचार्य श्री आइए मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उम्मीद करता हूँ गायत्री मंत्र सबको आता होगा। आता है ना? बोलते भी हैं आप लोग? पुलिस का चक्कर तो नहीं है इधर? पुलिस तो नहीं पकड़ती गायत्री मंत्र बोलने से? फिर तो सब लोग बोलेंगे। हैं? मेरे साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी आके इसलिए नहीं बैठा कि मुझे जल्दी जल्दी भाग जाना है। मेरी गाड़ी 12:28 पे है, मैं आराम से जाऊंगा। लेकिन जो विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, उस विषय के लिए मुझे 5, 7, 10 मिनट ज़्यादा चाहिए। तो मैंने सोचा खाम भी विश्वामित्र जी बोलेंगे, घंटा कोई लाभ है। तुमने कहा हमारी मिनट खाएंगे, हम जाके बैठ जाए तो कम से कम मिनट तो नहीं खाएंगे। तो आओ एक विषय पर जल्दी जल्दी आसान हो और समझें कि इस विषय की कितनी आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को केवल को रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा, बुरी भी चीज़ हो, सच हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा भाई, ये जो हनुमान घूम रहे हैं किस किस के हैं? इनकी जो अंजनी है, अपना अपना हनुमान पकड़ो। खुला हुआ हनुमान ठीक नहीं होता, ये किसी की भी लंका जला सकता है। और अभी मेरी लंका में है तो मेरा ही काम होगा, इसलिए इन्हें पकड़ो। जो अंजनी साथ लेके जिम्मेदारी समझा करो, खतरनाक सामान होता है। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि भाई बहुत सावधानी पूर्वक आत्मा को बुलाया जाता है। पता नहीं आपने असावधानी से कौन सा अलबगदादी बुला लिया हो और वो क्या कर दे यहाँ ये पता नहीं। इसलिए इनके साथ सावधानी रखो, कहीं मेरा इलाज कर दें ये। बंधुओं, एक बहुत सामान्य सा विषय है और बहुत सारे वक्ता अपनी वक्तृताओं में इसे बोलते हैं, मुख्य रूप से आर्य समाज में, क्योंकि मैं आर्य समाज के प्रांगण में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। प्रांगण तो बहुत बड़ी दूर बात होती है। प्रांगण में तो आदमी तब जाता है जब पैरों से चलने लगता है। मैं तो आर्य समाजी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और घुट्टी में आर्य समाज की छाती से, माँ की छाती से आर्य समाज को पिया है मैंने तो। इसलिए आर्य समाज की वक्तृताओं में पुराने समय से लेकर आज तक मैं ये सुनता आया कि देश कितने साल गुलाम रहा? 1000 साल गुलाम रहा, मोटा मोटी। समूचा देश कभी गुलाम नहीं हुआ, ये भी मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं। पूरे देश पर कभी भी न मुसलमानों की सत्ता आई न ईसाइयों की सत्ता आई। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो केवल ब्रिटिशर्स से आज़ाद नहीं हुआ था, उसमें जूनागढ़ की रियासत मुसलमानों की थी, हैदराबाद की रियासत मुसलमानों की थी और पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और जम्मू कश्मीर, इनमें भी मुसलमानों का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में था। बांग्लादेश वाला इलाका, यद्यपि 8 करोड़ की संख्या में केवल 1.25 करोड़ मुसलमान थे, तब भी बंग भंग के समय ये साफ दृष्टिगोचर था कि बंगाल की रियासत भी मुसलमानों के हिसाब से ही मूव करती थी। अच्छा, हम लोगों के बीच में वानप्रस्थी बैठे, मुनि जी बैठे हैं। अच्छा नहीं लगता कि मुनि जी आप नीचे बैठे, मंच पर आ जाएं तो अच्छा लगेगा। मंच भी अच्छा लगता है, आ जाइए दोनों लोग, आ जाइए मुनि जी।
सन्यासियों और वानप्रस्थियों का स्थान तो ऊपर ही होता है। तो ये 1000 साल की गुलामी जो हमने भोगी, इसमें मुसलमानों का वो काल भी मैं गिन रहा हूं, यह याद रखना, केवल मोहम्मद बिन कासिम से शुरू नहीं कर रहा हूं, उससे पहले जो 15 आक्रमण हुए हैं वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। मुसलमान एक जाहिल कौम है, पशुत्व बहुत ज्यादा है उसमें, और पशुत्व बहुत ज्यादा होने से वो दिमाग का प्रयोग कम करता है। इसीलिए टोपी देखिए मुसलमान की, टोपी, गोल टोपी, जालीदार टोपी, वो ऐसी टोपी है ना तो उसमें सर्दी रुकती, न उसमें गर्मी रुकती, छेद ही छेद हैं, न उसमें बरसात रुकती, यहां तक के ओस भी नहीं रुकती, धूप भी नहीं रुकती, उसमें धूल भी नहीं रुकती। एक चीज रुकती है, इस टोपी के पार विद्या नहीं जाती। जिसके सिर पे यह टोपी आ जाए उस खोपड़ी में विद्या का प्रवेश असंभव है, जा नहीं सकती जिसके सिर पर यह टोपी हो। हाँ, कोई टोपी उतारने का निश्चय ले ले तब विद्या प्रवेश कर सकती है। मुसलमान जाहिल थे, मुसलमानों ने इस देश की 53 यूनिवर्सिटीज धू करके जला दी, लेकिन तब भी मुसलमान इस देश का कायाकल्प नहीं कर पाए, इस देश को बदल नहीं पाए। मैंने आपको बताया था, स्पेन में मुसलमान घुसे तो स्पेन के उस हिस्से में जिसमें मुसलमान घुसे 50 साल के भीतर उसे अल फुजारा में तब्दील कर दिया। जिस देश में मुसलमान घुसा 50 से 100 साल के भीतर उन्होंने उसे एक इस्लामिक कंट्री बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज 1200 साल मुसलमानों को इस देश में घुसे हुए हो गए, लेकिन 1200 साल में आज तक भी भारत को इस्लामिक कंट्री बना तो नहीं पाए हैं। काम बहुत किया है, काम बहुत किया है। लेकिन जो लोग ये गीत गाते हैं, उसका अल्लामा इकबाल का कहते हैं, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। जो ये गाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हाँ, भारत को वो इस्लामिक कंट्री नहीं बना पाए, इस्लामिक देश नहीं बना पाए, लेकिन वो भारत में से तोड़कर टुकड़ों को इस्लामिक देश बनाने में कामयाब हुए। पिछले 270 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए हैं, 12 टुकड़े हमसे छीने जा चुके हैं, हमारे पास 13वां टुकड़ा बचा हुआ है। अब आपसे उत्तर चाहूंगा हाँ या ना में, चुप मत रहना बिल्कुल, यूं ऐसे मत देखना मुझे मैं एलियन हूं और भाषा समझ में नहीं आती है। हाँ या ना में उत्तर देना। अच्छा बताओ, अफगानिस्तान किसका टुकड़ा है? इस्लामिक कंट्री, हाँ या ना? पाकिस्तान किसका टुकड़ा है? इस्लामिक कंट्री, हाँ या ना? बांग्लादेश किसका टुकड़ा है? इस्लामिक कंट्री, हाँ या ना? इंडोनेशिया किसका टुकड़ा है? इस्लामिक कंट्री, हाँ या ना? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कितने गिनवाऊं? 12 टुकड़े इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं। कुछ छुटपुट हैं जो थोड़ा बहुत हैं, वो छटपटा रहे हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है या म्यांमार है, ये छटपटाहट की स्थितियों में है, इनकी भी हालत बहुत गंभीर है। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा जो आज भी अपने आप को मूल रूप से भारत कहता है, उसे वो इस्लामिक देश बनाने में नाकामयाब रहे। लेकिन बंधुओं, आज से लगभग 500 साल पहले मुसलमानों की इस लूट को देखकर यूरोप का ईसाई प्रभावित हुआ, और 500 साल पहले यूरोप के ईसाई ने इस देश में आने का क्रम शुरू किया। 15वीं शताब्दी के आखिर में ईसाइयों ने भारत में पांव रखा और ईसाइयों ने भारत में प्रवेश का क्रम शुरू किया। ईसाई जब इस देश में आया तो ईसाई ने इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व किया कि तलवार के बल पर भारत को बदलना संभव, तलवार के बल पर भारत को बदलना संभव नहीं है। जहां 19 साल की लड़की मुंह में लगाम दबाकर, पीठ पर बच्चा बांधकर, दोनों हाथ में तलवार उठाकर घोषणा करती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जहां 19 साल की लड़की अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसे तलवार के बल पर जीतना संभव? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और उससे पहले मैक्स मुलर ने जो काम किया, तो मैक्स मुलर के शब्द थे, ध्यान से सुनो। मैक्स मुलर ने कहा था, इंडिया वाज कॉन्कर्ड वंस बट शी शुड बी कॉन्कर्ड वंस मोर। उसने कहा था कि भारत को एक बार तलवार के बल पर जीता गया है, लेकिन एक और बार भारत को सर्वांश में जीता जाना चाहिए। बस मेरा आज का जो विषय है वो ये सर्वांश है, जिसके संबंध में मैक्स मुलर ने कहा।
मैक्स मूलर जिसने वेद का भाष्य किया, मैक्स मूलर जिसे भारत के बहुत बड़ा वर्ग विद्वान मानता है, मैक्स मूलर जिसके संबंध में कहा जाता है कि टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, जो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने पुस्तक के रूप में लिखा, उस टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले व्याख्यायित करने वाला मैक्स मूलर था। उस धूर्त मैक्स मूलर ने इस देश को दोबारा सर्वांश में जीतने की जो बात कही, वो सर्वांश क्या है उसे समझने का यत्न करो। बंधुओं, 1947 से पहले, अच्छा देश कब आजाद हुआ? देखो पता नहीं है तुम्हें, बोलो कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1900। अच्छा कोई ऐसा दस्तावेज है जिस पर तुम लिखा दिखा सको कि भारत इंडिपेंडेंट हुआ? कोई दस्तावेज हो ऐसा? आपको पता है कि 1947 में जब आप कहते हो कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ था। अखबारों में आज भी छपा रखा है, दस्तावेज में आज भी लिखा रखा है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं मिला था। डोमिनियन स्टेट मतलब हम किसी और शासन के अंतर्गत एक उप शासन के तौर पर इस शासन की सत्ता को संभालेंगे और चलाएंगे। ये डोमिनियन स्टेट होने से पहले भारत ब्रिटिशर्स कॉलोनी था। इसे हिंदी भाषा में कहूं तो उपनिवेश। क्या था बोलो? अरे माताओं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बीच में एक लड़की बैठी है, उसने बहुत जोर से जम्भाई ली, तो मुझे लगा कि ये कह रही है भाई ध्यान से सुनने का यत्न करो। भारत उपनिवेश था, और ये उपनिवेश होना क्या है और उपनिवेश की हम पर छाया क्या है, इसे समझने का यत्न करो। 18वीं शताब्दी के अंत में जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ होने वाली थी, उस समय इस देश में गवर्नर आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम सुना है? सुधारवादी आंदोलन चलाए थे बेंटिक ने। क्या क्या चलाया था? सती प्रथा बंद करो, विधवा विवाह प्रारंभ करो, बाल विवाह बंद करो, ऐसे कुछ कानून बनाए थे कि नहीं? वो कौन था राजा? उस राजा के साथ मिलकर, क्या नाम था उसका? राजा राम मोहन राय, उसके काल में था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में नायक बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काम किया कि वो भारत में लोगों के मन में अपना स्थान बना सके, क्योंकि जब तक कोई नायक खड़ा नहीं होता तो बात किसकी मानेंगी सर? लोग किसकी बात मानेंगे? बंधुओं, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक की सलाह से ब्रिटेन की संसद में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसका हेड जो था उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, टीबी मैकॉले। मैकॉले के नाम से मुख्य रूप से इसे जाना जाता है। मैकॉले के साथ जिम मिल्स, विल्बरफोर्ड, मैडम मॉन्टेसरी, एडम विलियम्स, खुद थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिक और एक आदमी का नाम मैं और भूलता हूं। ये 7 लोगों की एक सदस्य समिति थी, जिस समिति ने यह डिसाइड किया कि भारत को अगर सच में जीतना है तो भारत की शिक्षा को बदलना होगा, भारत की शिक्षा में परिवर्तन लाना होगा। 1801 में टीबी मैकॉले ने अपना काम करना शुरू किया। 1801 में उन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन करके बनाना प्रारंभ कर दिया। 1801 से लेकर 1835 तक, क्या कालगणना बताई मैंने? 1801 से लेकर 1835 तक इन्होंने इस देश में एक मैडम जो थी इनके साथ में, मैडम मॉन्टेसरी, उसके माध्यम से इस देश में एक एजुकेशन लॉन्च की जिसका नाम था प्री प्राइमरी एजुकेशन। उन्हें बाद में मॉन्टेसरी स्कूलों के नाम से जाना गया। आजकल के बच्चे तो नहीं जानते हैं, लेकिन जिनकी उम्र मेरे जितनी है या मुझसे बड़ी है वो जानते हैं कि हमारे देश में मॉन्टेसरी स्कूलों की बाढ़ थी। हाँ के ना? हर गांव में कई कई मॉन्टेसरी स्कूल थे। ये उसी मैडम मॉन्टेसरी की देन थे। मैडम मॉन्टेसरी ने इस देश में मॉन्टेसरी स्कूलों की एक बड़ी संख्या खड़ी की। तब 1835 में जब उन्हें लगा कि हम नियंत्रण में आ गए हैं, उन्होंने उस एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी 1835। ये एक्ट था जो उन्होंने लॉन्च किया। और बंधुओं, उसके बाद उन्होंने 1857 तक आते आते 3 यूनिवर्सिटियों का गठन किया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। मद्रास में एक बड़ा कॉलेज बना है, सेंट फोर्ड कॉलेज।
इन 3 यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में इस इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी का विस्तार किया और 1857 तक आते आते उन्होंने इसे पूरी तरह स्थापित कर दिया। अब ये जो शिक्षा खड़ी हुई है, इस शिक्षा का नाम है औपनिवेशिक शिक्षा। क्या नाम है इसका, बोलो क्या नाम है? कॉलोनाइज्ड एजुकेशन। क्योंकि हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, इसलिए कॉलोनी होने के कारण जो ब्रिटिश हमें पढ़ाते थे उनकी कॉलोनी हम वही पढ़ते थे जो वो हमें पढ़ाते थे, और उन्होंने एक कॉलोनाइज्ड एजुकेशन को विकसित किया। अब जब देश आजाद हुआ तो उस एजुकेशन को बदलने की जरूरत थी या नहीं थी? हां या ना? है 1857 में इस देश में एक आंदोलन हुआ जिसे गदर के नाम से जाना जाता है। गदर ने एक बार के लिए अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया, लेकिन 1957 में उठे इस गदर को दबा दिया गया। दबाने के बाद विक्टोरिया ने एक पत्र जारी किया भारतीय लोगों के लिए। मैंने सुबह भी बताया था, भारतीय लोगों का लोटा बहुत छोटा होता है, थोड़ी सी बात से भर जाता है। जैसे हमारे समाजियों का, हमारा लोटा तो उससे भी छोटा है, हमारी तो लुटिया है आचमन की। मतलब कोई नेता आके मंच पे नाम ले दे आर्य समाज का, बस हम एकदम फ्लैट, जैसे हम ही प्रधानमंत्री हो गए हो। अरे भले भोले आदमी, वो तेरे मंच पे तेरा नाम ले रहा है और किसी और के मंच पे। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी ने आर्य समाज के मंच पे आके आर्य समाज की प्रशंसा की कि नहीं की? की ना। 15 मिनट की ऐसे वक्तव्य आप मुझे दिखा सकते हो, पर मैं आपको 40 मिनट का ऐसा वक्तव्य दिखा सकता हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म कुमारियां इस देश को बचा रही हैं। मैं आपको 40 मिनट का ऐसा वक्तव्य दिखा सकता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि देश और धर्म को बचाने वाला केवल इस्कॉन है और कोई है ही नहीं। भाई उन्हें क्या दिख रहा है? देखो, सामने बैठी भीड़ में अपनी अपनी दृष्टि से लोग देखते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां अगर दुकानदार बैठा होगा तो सामने बैठी भीड़ में क्या ढूंढेगा? ग्राहक। शिक्षक बैठा होगा तो क्या ढूंढेगा? बोल पढ़ो, छात्र। और नेता होगा तो क्या ढूंढेगा? वोट। वो अब समझते नहीं हो। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, क्या नाम उनका? रेखा गुप्ता जी। अब रेखा गुप्ता जी को बुला लिया आर्य समाज ने, तो वो मंच पे आके किसी और का क्यों नाम लेंगी? तो आर्य समाज की बड़ाई करेंगी। कहते हैं आर्य समाज के कारण आज मैं मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि स्त्रियों को आर्य समाज ने पोषण दिया। अरे अगर इतना ही अच्छा आर्य समाज लगता है तो आर्य समाजी क्यों नहीं बन जाती? अच्छा लगता है तो आर्य समाजी क्यों नहीं बन जाती? ये प्रशंसा करने वाले लोग आर्य समाजी क्यों नहीं बन जाते? अच्छा ये बताओ, मंचों पर छाती ठोककर ये भी कहा जाता है कि नहीं मैं संघी हूं? बोलो, कहा जाता है कि नहीं? भाई हमारा एक नेता है, मान लो सत्यपाल सिंह तोमर है, अब तो सांसद नहीं रहे, वो पहले सांसद थे, तो वो छाती ठोककर कहते थे मैं आर्य समाजी हूं। जो आर्य समाजी होगा वो छाती ठोककर कहता है। तो जो प्रशंसा कर रहे हैं छोटे से लोटे में इतना आ जाने मात्र से कि हमारे मंच पे आकर उसने हमारा नाम ले दिया, हम बहुत खुश हो जाते हैं। इससे बहुत खुश मत हो। पर यह प्रवृत्ति हमारी इसी भारतीयता से आई है। विक्टोरिया ने 1857 के बाद एक पत्र लिखा। पत्र में विक्टोरिया ने लिखा, शब्द सुनो, विक्टोरिया ने लिखा, भारतीय प्रजा मेरी ठीक अंग्रेजी प्रजा के समान ही पुत्र पुत्रियों के समान है, और जो कोई मेरे भारतीय पुत्र पुत्रियों के हितों को प्रभावित करेगा वो मुझसे शत्रुता करेगा और मैं उसके साथ शत्रु का व्यवहार करूंगी। मेरी प्रजा के हितों की कोई हानि नहीं कर सकता। भारतीय लोगों ने पढ़ा, अच्छा विक्टोरिया हमारी माता पिता बस लट्टू हो गए, बोले महाराज बस माँ बाप आज मिले पहली बार जीवन में, अब तक तो बिना माँ बाप के अनाथ जी रहे, खुश हो गए। पूरे देश में इस एक वाक्य ने गदर को समाप्त कर दिया। 1857 में इस लेटर ने गदर को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। लेकिन जिन सन्यासियों का नाम लेके ये कहा जाता है कि वो बड़े बड़े सम्मेलनों में गए, विदेश में गए, इंग्लैंड में गए, अमेरिका में गए, शिकागो में गए, बलूचिस्तान में गए, यहां गए वहां गए, और कहते हैं उन्होंने देश की पताका को बहुत ऊंचा उठाया, वो उस काल में अंग्रेजों के गुणगान कर रहे थे। लेकिन बंधुओं, ऋषि ठीक है, वो
करेक्शन थी, कुछ आंकड़े में इधर उधर हो गया होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, इस बात को समझने का प्रयत्न करो कि 1857 की क्रांति के बाद, रानी विक्टोरिया के लेटर के बाद, अगर इस लेटर को जवाब देने वाली कोई आवाज थी तो वो आवाज किसकी थी? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उठाकर पढ़ लेना, और विक्टोरिया का पत्र याद करना, उसके शब्दशः विरोध में लिखा है। उन्होंने कहा है विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों ना हो, तब भी वो स्वदेशी राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। हमें स्वदेशीयता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। बंधुओं, उस समय 1857 के बाद भारत भर में औपनिवेशिकता बुरी तरह व्याप्त हो गई और पूरे भारत में औपनिवेशिकता ने हमें जकड़ लिया। 1947 में हम राज सत्ता से छूटने में कामयाब हुए। मैक्स मूलर के शब्दों को पलट के कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, इंडिया हैज कॉन्कर्ड वंस बट इंडिया शुड बी कॉन्कर्ड अगेन। मैं कहता हूं हमने आजादी एक बार प्राप्त कर ली है, अब दोबारा हमें आजादी प्राप्त करनी चाहिए, और वो दोबारा आजादी होगी इस औपनिवेशिकता से मुक्ति। बंधुओं, मैकॉले आदि ने एजुकेशन में जो परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों को लेकर उसने कहा था कि ये लोग रंग रूप में देखने में भारतीय हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका खान पान बदलेगा, इनका आचार विचार बदलेगा, इनका आहार विहार बदलेगा, इनकी वेशभूषा बदलेगी, इनका जीवन शैली बदलेगी, और ये चलते फिरते नकली अंग्रेज बनेंगे। अच्छा ये बताओ, हमारा खान पान बदला कि नहीं बदला? अरे बोल पड़ो बर्गर वालों, खान पान बदला कि नहीं बदला? सांपमीन खाते हो कि नहीं खाते? चाउमीन खाते हो कि नहीं खाते? बर्गर खाते हो? गरम कुत्ते हॉट डॉग खाते हो? ये सब खाते हो? आज हमारा खान पान पूरी तरह बदल गया है। चप्पल पहने पहने भोजन करते हैं, खड़े खड़े पशुओं की तरह भोजन करते हैं। पशु खड़े होकर भोजन करता है, मनुष्य बैठकर करता है। और आजकल क्या करते हैं वो लोग, टेबल लगा दी जाती है और हम खड़े खड़े भोजन करते हैं, खड़े खड़े मंत्र पाठ वो चप्पल पहने पहने मंत्र पाठ करते हैं। आज हमारी वेशभूषा बदली है। बोलो हम कोट पैंट पहनते हैं कि नहीं पहनते? अरे हाँ ना बोलो। हैं, मैं मध्य प्रदेश में आया, कल मैं रघुनंदन जी से प्रशंसा कर रहा था। मैं कहने लगा कि यहाँ राजस्थान का प्रभाव बहुत ज्यादा है और माताएं आज भी धोती पहनती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ तो धोती का प्रचलन बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे पैंट का प्रचलन आ रहा है, और पैंट छोड़ दो अब तो कच्छे का प्रचलन आ रहा है। सच कह रहा हूं, दिल्ली और आसपास के इलाके में निक्कर पहनते, शॉर्ट्स जैसे खेल के निक्कर बच्चों के होते हैं, वैसे निक्कर पहनकर माताएं घूमती। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में मुझे बाहर निकलना था, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा रास्ता दे दो। वो पलटकर बोली, मैं तुझे भाई साहब दिखता हूं? मैंने कहा दिखता तो भाई साहब ही है, तूने निक्कर पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, बाल बच्चों जैसे कटा रखे हैं, तो पीछे से तो भाई साहब ही दिख रहा है तू। मुझे क्या पता तू बहन जी है। अच्छा, दुनिया इतनी बदल गई, मैं डर गया, मैं आगे गया तो अब की बार मैं बहुत सावधान था। सामने साड़ी पहने एक बहन जी खड़ी थी, मैंने उनसे कहा बहन जी थोड़ा रास्ता दे दो, तो इतनी लंबी दाढ़ी और पलटकर बोला मैं तुझे बहन जी दिखता हूं? अरे गधे, तूने साड़ी पहन रखी है, पायल पहन रखी है, बिछिया पहन रखी है, हाथ में चूड़ी पहन रखी है, मांग भरी है नालायक, तो महिला नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? तुम्हें पता है ऐसा होता है? तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा। दिल्ली में साड़ी बांधकर लड़के कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते, साड़ी बांधकर, दाढ़ी रखते हैं बढ़िया, साड़ी बांधते, यूनिवर्सिटी में जाते। वो एक अलग तरह का वो चल पड़ा है, वो उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर, वो LGBTQAI प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस क्या, तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने एक बेटे से पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या होता है? बोले जी ये ऐसा होता है कि आपने किन्नर तो सुने हैं, हिजड़े? मैंने कहा हाँ सुने हैं। बोले इनमें कुछ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम हैं तो पुरुष ही, लेकिन हमें स्त्रियों जैसे कपड़े पहनने की इच्छा होती है। हम हैं तो स्त्रियां ही, लेकिन हमें पुरुषों जैसे कपड़े पहनने की। फिर इससे आगे कुछ लोग बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं मैं हूं तो पुरुष ही, लेकिन मैं अंदर से स्वयं को स्त्री फील करता हूं। वो कहता है मैं हूं तो स्त्री, लेकिन अंदर से खुद को पुरुष फील करता हूं। अच्छा, पुरुष फील करता है तो विवाह किससे करेगा?
स्त्री से। और है क्या सच में? ये स्त्री है और स्त्री से विवाह करेगा है? उसके बाद अभी आचार्य जी कह रहे थे कि भाई ये पूरा का पूरा वातावरण ऐसा है कि समाज खराब हो गया है, समाज खराब होने, समाज की तो दुर्गति हो गई है। इससे आगे की सुनो, इन्हीं के बीच में ऐसी मानसिकता पनप रही है। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं हूं तो मनुष्य, लेकिन मैं खुद को कुत्ता फील करता हूं, तो वो गले में पट्टा डालकर रखते। सच में अजय यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों को। वो कहता है मैं खुद को मुर्गा फील करता हूं, घोड़ा फील करता हूं, खुद को बकरा फील करता हूं। और इससे भी आगे एक नई चीज आई, एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन में वो क्या कहते हैं कि मुझे सुख होता है अगर मैं विकलांग हूं तो वो डॉक्टर के पास जाकर अपना हाथ कटा लिया, किसी ने पांव कटा लिया, कान कटा लिया, नाक कटा लिया। पहले ये बेइज्जती की बात मानी जाती थी, अभी नाक कटा के फैशन है। हाथ कटा, दोनों हाथ कटा लिए, दोनों पांव कटा लिए, इसे कहते हैं एम्प्यूटेशन हैप्पीनेस। इसमें खुशी महसूस हो रही है उसे। ये कौन सी दुनिया है, इसे समझने का प्रयास करो कि उस औपनिवेशिक शिक्षा ने भारत में क्या स्थिति पैदा कर दी है। बंधुओं, औपनिवेशिक शिक्षा के 3 आयाम थे, अंग्रेजों के 3 मकसद थे। तनिक ध्यान से सुनो, थोड़ा सा तेज चलूंगा और समझने की कोशिश करना। अंग्रेजों के इस देश में 3 मकसद थे। पहला मकसद था देश की समृद्धि को लूटना। यह मकसद उन्होंने पूरा किया, सत्ता के माध्यम से उन्होंने अपनी राजसत्ता यहां स्थापित की। दूसरा उनका मकसद था इस देश में ईसाईकरण करना। ईसाईकरण के लिए उन्होंने हथियार बनाया सेवा को। और तीसरा मकसद था इस देश में पाश्चात्यकरण करना या यूरोपीकरण करना। इसके लिए उन्होंने हथियार बनाया शिक्षा। किसे हथियार बनाया? शिक्षा को। अब इस औपनिवेशीकरण की शिक्षा से मुक्ति कैसे मिले? इस मुक्ति के लिए हमें यह समझना होगा कि कैसा था जो उन्होंने बदला और अब फिर से हमें बदलने की जरूरत है। पहला काम, ध्यान से सुनो, मैं तो चला जाऊंगा, बाद में आचार्य जी रह जाएंगे, बात आचार्य जी से पूछ लेना अकेले में। अंग्रेजों के इस देश को संभालने से पहले 1822 में एडम विलियम्स ने इस देश की एक रेवेन्यू रिपोर्ट के आधार पर कहा कि देश में मुसलमानों की लूटपाट के बाद भी 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं और इन 5 लाख गुरुकुलों की आबादी के हिसाब से संख्या ऐसी बनती है कि हर 400 छात्रों पर एक गुरुकुल मौजूद है। अब यहां एक ताज्जुब की बात सुनो कि उस समय चल रही गवर्नमेंट में, उस समय चल रहे शासन में, उस समय चल रही राजसत्ता में शिक्षा विभाग नहीं था। क्या नहीं था? शिक्षा विभाग मौजूद ही नहीं था। आप उठाकर अपना इतिहास पढ़ोगे तो आपको उसमें शिक्षा विभाग नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग वहां मौजूद ही नहीं है। फिर शिक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? शिक्षा जिम्मेदारी थी समाज की और शिक्षक की। शिक्षक और समाज मिलकर शिक्षा के ताने बाने को खड़ा करते थे। राजसत्ता का काम शिक्षा का पालन पोषण करना और संरक्षण करना था। शिक्षा में दखल देना सरकार का काम नहीं था। अब अगर मैं ये कह दूं कि इस शिक्षा पर से सरकारी तंत्र की व्यवस्था को हटा लेना चाहिए तो आपको लगेगा ये बहुत अव्यावहारिक बात है, इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। लेकिन मुझसे पहले मैं एक किताब का ट्रांसलेशन करने बैठा हूं, है तो बहुत मुश्किल किताब, मैं कर भी रहा हूं ट्रांसलेशन, पर मेरी औकात बता दी उस किताब ने। किताब का नाम है द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास। ये लिखी थी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने, लेकिन भाषा इतनी मुश्किल है और विषय को समझना इतना जटिल है कि उसका ट्रांसलेशन करने में मुझे बहुत मुश्किल पड़ रही है। इसी के आधार पर मैं आपको एक चीज अच्छे से समझाना चाहता हूं कि सबसे पहला काम है सरकार को शिक्षा के भार से छुड़ाना। सरकार का काम शिक्षा नहीं है, शिक्षा काम होता है शिक्षक का। किसका काम है? शिक्षक का काम है। लेकिन समस्या यह है कि जब इसके उपाय बताए जाएंगे तो वे आपको अव्यवहारिक लगेंगे। लेकिन जब आज आपको अव्यवहारिक लग रहे हैं तो सोचो कि आजादी से पहले 1930 से पहले इस देश में जब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने डीएवी संकल्पना को अपने मन में जन्म दिया होगा तब उसे स्वयं को कितनी अव्यवहारिक लगी होगी और लोगों ने उसकी बात को सुनकर कितना अव्यवहारिक माना होगा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने जिस डीएवी एजुकेशन संकल्पना की रचना की थी उसे उनके सामने ही उनके मित्रों ने खारिज कर दिया, जिसके कारण उन्होंने डीएवी से अपना नाता तोड़ लिया, संबंध समाप्त।
उसके बाद जो डीएवी है ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का डीएवी नहीं है। डीएवी का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। इसमें से दयानंद और वैदिक ये दोनों शब्द हट गए, बच गया क्या? केवल एंग्लो एंग्लो बचा है, ना दयानंद बचा है ना वैदिक बचा है। ये दोनों चीजें डीएवी में से तिरोहित हो गई, नष्ट हो गई, निकल गई, आज नहीं है। अब डीएवी में जाकर देखो तो डीएवी में जो पुस्तकें हैं वो सब पुस्तकें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी, मैथमेटिक्स की हैं, और धर्म शिक्षा के नाम पर 20 पन्नों का एक पतली सी पुस्तक लगाई जाती है जिसमें नाम मात्र के लिए कुछ किताबें रखी होती हैं, और पास फेल का आधार ये धर्म शिक्षा नहीं है। पास फेल का आधार नहीं है, बस ऐसे ही दे रखी है, पढ़ लो। पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एजुकेशन कंसेप्ट उस समय इसीलिए लाया गया था कि सरकार के समानांतर एक ऐसी एजुकेशन खड़ी करना जो एजुकेशन भारतीयता के समीप हो, और उनका मकसद था कि शिक्षा को सरकार से मुक्त कराया जाए। ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, और इसके लिए बड़े स्तर पर काम होना चाहिए। मैं इस बात पर बहुत लंबे समय से विचार करता था, लेकिन एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इंदुमती काटदरे, वो भी इस पर काम कर रही हैं, और उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अन्य भी बहुत सारे लोग आर्य समाज की तरह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। दूसरी चीज, पहली चीज मैंने आपको बताई, शिक्षा का सरकार से क्या होनी चाहिए, बोलो? मुक्ति। सरकार शिक्षा को छोड़े, ये पहला काम है। दूसरा काम है, शिक्षा में अंग्रेजों ने जो अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी डाला है वो हटना चाहिए। मतलब हुआ क्या है कि उन्होंने हमारी शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा को वरीयता दी है, यूरोपीय शिक्षा को वरीयता दी है, और ये यूरोपीय शिक्षा आज इतनी बड़ी हो गई है कि हमारी शिक्षा उसके नीचे कहीं दब गई है, और वो शिक्षा उसके मुकाबले कहीं खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे ही किसी मंच से आपको ये सूझने को मिले कि फला गुरुकुल से आचार्य जी आए हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है? क्या भाव आता है? अरे बेचारा जंगल से आया होगा, हैं? उधर रहते होंगे बेचारे जंगल में, यहां तो इन्होंने धोती दे दी, बांध रखी, उधर तो पत्ते बांध के झिंगे लाला करते होंगे। मन में एक भाव आता है, पिछड़े हुए। संस्कृत मतलब पिछड़ी हुई, दर्शन मतलब पिछड़ा हुआ, और वो पूरी की पूरी चीज संकल्पना पिछड़ी हुई। ये प्रयास करके तुम्हारे दिमाग में डाला गया है, और बहुत मेहनत से इसे तुम्हारे दिमाग में डाला गया है कि तुम्हारी जो ज्ञान परंपरा है वो ज्ञान परंपरा एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं है। और बंधुओं, इसे तुम्हारे दिमाग में से निकालना बहुत मुश्किल है। ये हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया है कि गुरुकुल के छात्रों से पूछें, आज जो गुरुकुल चल रहे हैं उसमें भी कई प्रकार के गुरुकुल चलते हैं। कई गुरुकुल तो ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरह आज की पारंपरिक जो चल रही है शिक्षा, इसमें पूरे रमरस गए हैं। कुछ गुरुकुल आज भी आर्चपाठ विधि और पौराणिक पद्धति से चलते हैं। उनसे अगर पूछा जाए गुरुकुल के छात्रों से, तो अनेक गुरुकुलों के छात्रों से पूछने पर आपको पता चलेगा कि वो इस भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनका भारत की ज्ञान परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। न तो वो ये जानते हैं कि भारत का मैथमेटिक्स क्या है, न तो वो ये जानते हैं भारत का इतिहास क्या है। आपको ये बताया गया है कि आपके पास गणित नहीं था, आपको यह बताया गया है कि कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, एस्ट्रोमैथमेटिक्स, ये सब यूरोप से अंग्रेज लोग लेकर आए। अच्छा, एक बात बताओ, दुनिया को शून्य किसने दिया? अरे बोल पड़ो, ये तो मनोज कुमार भी तुम्हें गाना सुना के गया है। दुनिया को शून्य किसने दिया? दशमलव कितने किसने दिया? पाई का मान किसने दिया? पाइथागोरस किसने दी? दुनिया में सूर्य से ग्रहों की दूरी का मान कितना है? बुध कितनी दूर है? मंगल कितनी दूर है? पृथ्वी कितनी दूर है? ये बताया आर्यभट्ट ने। किसने बताया? अब सुनो ताज्जुब की बात। फिर आए कंप्यूटर, और इन लोगों ने कंप्यूटर में कंप्यूटिंग के माध्यम से मान निकाला कि सूर्य से बुध की दूरी का मान तो ये है। आर्यभट्ट ने मान कुछ और बताया था, आर्यभट्ट का मान गलत और हमारा मान सही। ठीक है भाई, अब गुलाम लोगों ने चुपचाप मान लिया, ठीक है ये सही कह रहे हैं, इनके पास मशीन है,
कुछ दिन बाद उनके कंप्यूटर अपडेट हुए और अपडेट होने के बाद उन्होंने फिर से मान निकाला। अब की बार उनका मान बदल गया और आर्यभट्ट के बताए गए मान के निकट आ गया। और तीसरी बार जब फिर से अपडेट किया तो उनका मान आर्यभट्ट के बताए गए मान के बिल्कुल निकट आ गया। इसका मतलब सच्चा मान किसका था? बोलो बोलो। कंप्यूटर नहीं था आर्यभट्ट के पास, लेकिन यह पक्की बात है कि कंप्यूटिंग का जो मैथमेटिक्स है, बाइनरी नंबर्स का जो मैथमेटिक्स है, वो आर्यभट्ट अच्छे से जानते थे। हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, मेरी मैथ्स में बड़ी रुचि थी, मेरी गणित में बड़ी रुचि थी। हिंदी में भारतीय भाषा में के शब्दों में कहूं तो द्विघात समीकरण कही जाती है। अंग्रेजी में लोग कहते हैं अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फंक्शन किए जाते हैं, फैक्टर्स किए जाते हैं, तो फैक्टर्स करते हुए जब किसी भी फार्मूले से उसके फैक्टर्स ना हो तो उस समय एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक गणित में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, अरब में भी, दुनिया के हर देश में उसी समीकरण का प्रयोग किया जाता है और उस समीकरण का नाम है श्रीधराचार्य का समीकरण। क्या नाम है बताओ? श्रीधराचार्य का समीकरण। और इसके माध्यम से दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स किए जा सकते हैं। इसका मतलब हम अलजेब्रा जानते थे? बोलो हां के ना। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के मान की खोज दशमलव के अनेक अंकों तक की, बिना किसी कंप्यूटर के। मां लीलावती ने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पर जो काम किया है वो आज भी दुनिया के गणितज्ञों के लिए रहस्य है। यह काम भारत ने किया है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा को दबाया गया और उसके ऊपर यूरोपीय ज्ञान परंपरा को ऊंचा रखा गया। आचार्य जी अभी आपको बता रहे थे, भाई मैं गुरुकुल में गया तो वहां जाते ही किसी ने कहा अष्टाध्यायी रटना पड़ेगा। अब बच्चा जब गुरुकुल में आया और वो रट रहा है आई उन री के आऊंगा योच, वहां रट रहा है वृद्धिरादि च गुण इको गुणवद्दि न धातुलो पार धातु के किंगी च दीदी वे बीटा मलोनंता सनियो, वो जो रट रहा है मां, वो जो रट्टा मार रहा है, 4000 सूत्रों का रट्टा मारेगा। लगता है ये रट्टा मारना गए पिछड़े जमाने की बातें हैं और आज ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल रटना ये बहुत आधुनिकता की बात है और इसमें बहुत ज्ञान है। 10 साल की लीलावती अपने पिता के पास खेल रही है और खेलते हुए पिता से पूछती है कि पिता गेंद को हवा में फेंकती हूं तो हवा गेंद फिर नीचे आ जाती है, क्यों होता है इसे? तो पिता कहते हैं बेटा धरती में एक बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, धरती उस बल से सब चीजों को अपनी ओर खींच रही है, इसलिए गेंद नीचे आती है। बेटी ने पूछा कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे पैदा होता है? पिता ने बताया धरती का अपना घनत्व है, हर पिंड का अपना घनत्व होता है। ये पिंड आपस में कुछ निश्चित दूरी पर होते हैं, उस दूरी और इस घनत्व के गुणनफल और अनेक गुणांकों के आधार पर किसी भी पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। पिता इतने भारी पिंड हवा में कैसे रुके हैं? कहा बेटा घूमते हैं। कितनी गति करते हैं? बोले हर पिंड असंख्य गतियां करता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, फिर पृथ्वी चंद्रमा को लेकर सूर्य के चारों ओर घूमती है, फिर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा को लेकर आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, फिर आकाशगंगा इन सब को लेकर आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर घूमती है, फिर आकाशगंगाओं का समूह एक और केंद्र के चारों ओर घूमता है। इस तरह ये गतियां कितनी है नहीं कहा जा सकता। आप ध्यान से सुनो, 10 साल की बच्ची अपने पिता से गुरुकुल में क्वांटम फिजिक्स पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? क्वांटम फिजिक्स पढ़ रही है, एस्ट्रो मैथमेटिक्स पढ़ रही है। लेकिन आज तुम्हारी 10 साल की बच्ची स्कूल में जाकर क्या पढ़ती है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये जो चमचमा रहे हैं छोटे छोटे, कभी दमक जाते हैं कभी छिप जाते हैं, कहते हैं लिटिल स्टार, छोटे छोटे। अच्छा बताओ स्टार छोटा है कि पृथ्वी से बड़ा है? बड़ा है ना। और बताया क्या जा रहा है? तुम्हें बताओ who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaves are trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? किसने हवा को देखा है? Neither I nor you, ना मैंने देखा ना तुमने देखा। But when the leaves are trembling, जब पेड़ की पत्तियां कांपती हैं तो पता चलता है कि हवा बह रही है। कैसे मूर्ख है, पेड़ की पत्तियों से पता चलता है। यहां तो पेड़ ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा पंखा हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा। अरे हवा को देखा जाता है। आई हैव सीन द विंड थ्रू माई स्किन। हवा को आंख से नहीं देखा जाता, त्वचा से देखा जाता है।
लेकिन न तो ज्ञानेंद्रियां पढ़ाई गई, न ज्ञानेंद्रियों के विषय पढ़ाए गए, और भारतीय ज्ञान परंपरा को एक गहरे धरातल में दबा दिया गया, एक ऐसे गहरे गड्ढे में डाल दिया गया जहां हम उसे हीनता की दृष्टि से देखते हैं, और हमारी पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी को बदल दिया गया। ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। आज जो कॉलेजेस में पीएचडी और एमफिल क्लासेस में बच्चों को रिसर्च करना सिखाया जाता है, उस रिसर्च करने का तरीका एकदम अंग्रेजी है। भारतीय परंपरा में दर्शन के हिसाब से 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण बहुत छोटा होता है और बुद्धि के स्तर पर काम करता है। किस स्तर पर काम करता है? बौद्धिक स्तर पर काम करता है। लेकिन जहां बुद्धि काम नहीं करती वहां अनुभूतियां काम करती हैं, और यह अनुभूति का विषय इससे आगे का विषय होता है, लेकिन हम उस विषय तक नहीं पहुंचते हैं। हम केवल बुद्धि के विषय तक आकर अटक जाते हैं, इसके आगे जाते ही नहीं हैं। फिर हमें क्या लगता है? हमें लगता है यार अनुभूति का विषय ये मेटाफिजिक्स है, तुम क्या बात कर रहे हो, अनुभूति पता नहीं सच है क्या। अरे भैया, अनुभूति का मतलब केवल साधना के स्तर पर उतर कर वो जो ऋषि लोग ईश्वर से बात करते हैं और वहां साक्षात करते हैं, केवल वही नहीं है। उसके पहले भी आपको बहुत कुछ अनुमान प्रज्ञा के आधार पर जानना होता है। क्या उस स्तर पर कभी हम उतर कर काम करते हैं? हमें अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को बदलना होगा। नहीं बदला तो भारतीय ज्ञान परंपरा इस यूरोपीय ज्ञान परंपरा के नीचे दबी रह जाएगी और कभी ऊपर नहीं आ पाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा टाइम हो गया? अच्छा, वो उधर बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि टाइम हो गया है। चलो 5 मिनट में इसे समेटने की कोशिश करता हूँ। विषय तो मेरा आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ, इस समय जो शिक्षा का औपनिवेशीकरण किया गया है, कॉलोनाइजेशन किया गया है, इस शिक्षा को फिर से डीकोलोनाइज करने की जरूरत है। और इस शिक्षा को डीकोलोनाइज करने के लिए इसके पैरेलल उस कॉन्सेप्ट को खड़ा करने की जरूरत है जिस कॉन्सेप्ट पर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने काम किया था। उस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में 2 आयामों पर काम कर रहा हूं। एक प्रकल्प जिस पर मैं काम करता हूं उसका नाम है आर्ष विद्याकुलम एजुकेशन सोसाइटी, और एक दूसरा काम है जिसका नाम है शास्त्र कुलम। ध्यान से समझने का यत्न करो। बालकों, तुम्हारे गुरुकुल में कितने छात्र हैं? कितने? 74 बालक, 70 मान लो। अच्छा, इनका गुरुकुल अगर 10 गुना हो जाए तो कितने छात्र हो जाएंगे? बोल पड़ो। 700। अच्छा, अगर इनका गुरुकुल 100 गुना हो जाए, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, लेकिन मान लो 100 गुना हो जाए तो छात्र कितने हो जाएंगे? 7000। मेरे गुरुकुल में 80 छात्र पढ़ते हैं। अगर मैं इसे 100 गुना कर दूं तो छात्र कितने हो जाएंगे? 8000 छात्र। 8000 छात्रों से हम किसकी पूंछ उखाड़ लेंगे भाई? इस देश में नर्सरी क्लास से लेकर कक्षा 12 तक, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, केवल नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक 19 करोड़ 70 लाख छात्र पढ़ते हैं। मोटा मोटी 20 करोड़ छात्र। अगर मैं इन 20 करोड़ छात्रों के बीच में भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरुकुल पर काम करना जितना महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इन 20 करोड़ छात्रों पर भी काम किया जाना चाहिए। बोलो हां के ना, मुंडी हिलाओ। गलत तो नहीं कह रहा मैं, किया जाना चाहिए इन पर। तो इन पर काम कैसे किया जाए, इस पर आर्ष विद्याकुलम एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। एक दूसरी चीज, इस शिक्षा की असफलता देखो कितनी है। 4 करोड़ 30 लाख छात्र केवल हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? 20 करोड़ छात्रों में से केवल 4 करोड़ छात्र ही ऊपर गए हैं। इसका मतलब हमारे पास इस नॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन से केवल 20% छात्र ही हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। 80% छात्र 12वीं पास या फेल करके दुकानों पर नौकरियां कर रहे हैं। यह शिक्षा सफल नहीं है। गुरुकुल में जब मेरे पास छात्र आता है तो पहले तो जानते हो छात्र कौन सा आता है? गुरुकुल में कौन सा छात्र छोड़कर जाते हैं माता पिता जानते हो? आकर बताते हैं, मुझे ही समझाते हैं, कहते हैं मेरे 4 लड़के हैं,
3 लड़के तो ब्रिलियंट हैं, उन्हें तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ा रहा हूं, और एक जो ये सबसे छोटे वाला है ये आतंकवादी है, इससे आसपास के 3 गांव परेशान हैं। किसका घर जला दे, किसके पशु खोलकर कहां छोड़ आए, किसका सर फोड़ आए, कुछ पता नहीं। इसे 3 गांव संभाल नहीं रहे। आचार्य जी इसे आप रख लो। क्यों भाई, हमारी क्या गलती है भाई? ये आतंकवादी हमारे सिर पर छोड़ा जा रहा है, हमारी क्या गलती है? लेकिन गुरुकुल में, तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम घबराओ मत, लेकिन गुरुकुल में ऐसे ही छात्रों को छोड़ा जाता है। और इसके साथ साथ, इसके अलावा इसे और समझने का यत्न करो कि गुरुकुल में जब छात्र आता है तो वहां एक तो पहले ये कि समाज का जो सबसे बेकार प्रोडक्ट है वो गुरुकुल में फेंका जाता है ना। अच्छे बच्चे भी आ जाते हैं उसके बीच में। मेरे पास भी कई ब्रिलियंट छात्र हैं, बहुत बढ़िया, कमाल के हैं, तो कमाल के छात्र भी आते हैं गुरुकुलों में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। लेकिन अधिकांश उत्पात वालों को ही गुरुकुल में भेजा जाता है। यहां अच्छे से समझने की जरूरत है, केवल इन थोड़े से छात्रों के माध्यम से मैं पूरे देश की कायाकल्प नहीं कर सकता। और इनमें से भी केवल 20% छात्र ही आगे जाते हैं। एक व्यक्ति आकर मुझसे पूछता, ये बताओ जी, गुरुकुल में पढ़ने के बाद बालक क्या करेगा? मैंने कहा असफल नहीं होगा। तो बोले नहीं, ये बताओ करेगा क्या? मैंने कहा सुन, कहां से चला? बोले मैं तो 400 किलोमीटर से आया हूं। मैंने कहा रास्ते में ट्रेन में आया, बस में आया? बोले हाँ आया। मैंने कहा तूने पन्नी चुगते हुए लोग देखे? बोले हाँ देखे। मजदूरी करते हुए लोग देखे? हाँ देखे। भिखारी देखे? हाँ भिखारी देखे। खेत में मजदूरी करते हुए मजदूर देखे? हाँ देखे। रेड़ियां लगाते हुए सब्जियां और फल बेचते हुए लोग देखे? हाँ देखे। मैंने कहा ये सब स्कूलिंग एजुकेशन के असफल उदाहरण हैं। इनमें से एक भी किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ा है। सर्टिफिकेट हो जाने से कोई जानवान नहीं हो जाता। स्वामी रामदेव के पास 5वीं क्लास का भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन सैकड़ों आईएएस अधिकारी आज उनके यहां नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। सैकड़ों अधिकारी नौकरी पाते हैं और वो उन्हें अपने यहां नौकर लगाते हैं। ज्ञान का, शिक्षा का संबंध किसी और चीज से होता है। तो इस हायर एजुकेशन पर काम करने के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट पर काम करना शुरू किया है, एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर काम करना शुरू किया है। और यह ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का नाम शास्त्रकुलम के नाम से अभी हमने रख के उस पर कुछ रिसर्च फ्रेमवर्क करना शुरू किया है। मुझे आप में से ऐसे लोगों की जरूरत है जो एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हों और जो वास्तव में इस देश में बदलाव चाहते हैं और ये सोचते हों। मैंने आपको बताया था 70 साल में 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर आज 30 करोड़ हो गए। कितने गुना वृद्धि है? कितने गुना वृद्धि है? 10 गुना। अगर इसी वृद्धि से बढ़े तो 30 करोड़ मुसलमान अगले 70 साल में कितने होंगे? 10 गुना करो। अरे 30 का 10 गुना 300 करोड़। कितने करोड़ होंगे? 300 करोड़। और जिस दिन 300 करोड़ होंगे उस दिन तुम कुछ कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? इसलिए आज अवसर है, आज करने का अवसर है, काम करो। मैंने कल भी कहा था, केवल पास्ट ग्लोरी पर जीने से हम संसार को कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें स्वयं पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, हमें स्वयं परिश्रमशील बनना पड़ेगा और हमें समाज में बदलाव के लिए स्वयं तैयार होना होगा। वैसे मैं अपनी बात पूरी नहीं रख पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आई होगी कि एजुकेशन में बदलाव के बिना हम देश पर नियंत्रण, समाज पर नियंत्रण, समाज का निर्माण नहीं कर सकते। एक ही तरीका है एजुकेशन में बदलाव, और इसके लिए हमें एक बहुत विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी कथाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करते हो, इस विषय को समझाने के लिए मुझे 10 दिन चाहिए कम से कम। प्रतिदिन 3 घंटे बोलूं तो 10 दिन में ये विषय समझा पाऊंगा। इतना जटिल विषय है। लेकिन उम्मीद करता हूं आप सुधी लोग हो, पहले से जानकार हो, आपको बात समझ में आई होगी। बहुत धैर्य से आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी ने बुलाया था मुझे पूरे कार्यक्रम के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने 2 दिन दिए। फिर अंजलि बहन का फोन आया था, है ना, अपनी दोनों बहन भाइयों की खूब गुटपुट होती रहती है, तो इन्होंने बहुत प्रशंसा की कि वो पूरा का पूरा क्षेत्र कमाल का है और लक्ष्मी नारायण जी और उनकी पूरी टीम जो काम करती है, यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं वो अद्भुत काम करते हैं। रमेश जी वगैरह और ये सब लोग मिलके यहाँ काम करते हैं। तो कह रही थी कि खुले मैदान में कार्यक्रम होता है और हज़ारों तक की संख्या हो जाती है, 500, 600, 700 लोग हो जाते हैं। वैसे मैंने गिने नहीं है अभी, पर इतने तो नहीं हैं। तो फिर आज मुझे अपने आप ही शर्मिंदा होकर कह रही थी, बोले पता नहीं आचार्य जी इन्होंने यहाँ क्यों कर लिया। लोग इसलिए ज़्यादा नहीं हो पा रहे क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ रहा,
तो अगली बार वैसा ही कार्यक्रम करना जैसा बताया था। लेकिन कार्यक्रम में बहुत आनंद आया। रघुनंदन जी के यहाँ रहा, बहन जी ने आज भोजन बना के खिलाया था, बहुत बढ़िया भोजन था। उनके घर रहने में भी परिवार जैसा सुख रहा। आप लोगों के बीच बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद। अगली बार जब मुझे बुलाएंगे लक्ष्मी नारायण जी तो पूरे 10 दिन के लिए आऊँगा और आपका बढ़िया खून पीऊँगा। आप नहीं सुनोगे तब भी सुनाऊँगा, पर आपको पूरा एजुकेशन कंसेप्ट समझा के जाऊँगा। बहुत धैर्य से आपने सुना, बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।